अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं शाम में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों और उमर मुल्लाह के साथ बैठे हुए होते हैं। बोरो कहता है गुमुश्तगीन का हुक्म नहीं मानते भाई, शाम हमारा शहर है, अगर जरूरत पड़ी तो लड़ते हैं मरते हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं इजलास से निकलने वाला फैसला वाजे है। तो बोरो परेशान होते हुए कहता है आह गोक बोरू आह, तुम ये कैसे कर सकते हो। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मुझे तजस्सुस है कि उसे अंदाजा है भी या नहीं, हम नहीं जानते कि हम किस तरह के मंसूबे में हैं। गुमुश्तगीन कौन सी चालें चल रहा है ये वाजे नहीं है। और फिर कराकोश कहता है हम बरसों कैद में रहे, कौन जानता है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। बज़ाहिर गोकबोरू अपनी अकल खो बैठा है। और फिर करातेगन कहता है क्योंकि हमारे पास वक्त मौजूद है तो हम उस लानती के खेल को बर्बाद करते हैं। आंखों में आंखें डालकर उस बदमाश ने मेरे भांजे को अपने कब्जे में ले रखा है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं ये जगह काहिरा जैसी बन जाए मैं ये नहीं चाहता, हमें फौरन काहिरा पहुंचकर जो करना है उसके बारे में वाजे तसल्ली के साथ सोचना चाहिए। जो हमारा है हम उसे यकीनन हासिल कर लेंगे। इसी लम्हे अस्फहानी और वजीर अमाद वहां पर आते हैं। अस्फहानी कहते हैं गुमुश्तगीन ने नायब होने के नाते दूसरा हुक्म भी दे दिया है। अमाद, मैं और उमर मुल्लाह महल से दूर कर दिए गए हैं। ये सुनते साथ ही उमर मुल्लाह मुस्कुरा देते हैं और वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं ऐसा होगा ये वाजे था। अस्फहानी कहते हैं गुमुश्तगीन सुल्तान इस्माइल के पीछे छुपकर माजी समेत हर चीज को बर्बाद करने के अज़म के साथ नजर आ रहा है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन उमर मुल्लाह से कहते हैं इमाद और अस्फहानी के साथ काहिरा आए और मिस्र में मुतहद होते हैं। तो उमर मुल्लाह कहते हैं लेकिन किसी का शाम में रहकर इस शहर की हिफाजत करना जरूरी है, ये जिम्मेदारी हम पर पड़ती है। और फिर वजीर अमाद कहते हैं उमर मुल्लाह आप हक बजानब हैं, जब आप शाम के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो हम आपका इस्तकबाल करेंगे। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं तो फिर उस लानती के साथ रहें, तुम अपनी जिम्मेदारी इसी तरह जारी रखोगे कारातेगन, जो भी करके गुमुश्तगीन का एतमाद जीतो। तो कारातेगन कहता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो सलाहुद्दीन, तुम्हारी आंखें यहाँ के लिए परेशान मत हों, मेरा शहजादा भांजा मेरे सुपुर्द है। इसी के साथ ही वजीर सलाहुद्दीन उठते हैं और अपने साथियों के साथ रवाना हो जाते हैं। अंदर महल में गुमुश्तगीन कायमाज और गोकबोरू के साथ मौजूद होता है और कहता है तुमने सब कुछ सिरे से बदल दिया है गोकबोरू, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ। तो गोकबोरू कहता है मैंने ये अयूबियों को रास्ता ना देने के लिए किया है। और फिर कायमाज को देखते हुए कहता है वरना मेरा इन जैसे गद्दारों का साथ देने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर कायमाज कहता है मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन हमें अब माजी को पीछे छोड़ देना चाहिए। तो गोकबोरू कहता है इस तरह आसानी के साथ मेरे हाथों से निजात नहीं है, तुम्हारे फितने की वजह से मैंने अरबेल, अमारत और अपने खानदान को खो दिया, तुम अपने किए का हिसाब दोगे। ये सुनकर गुमुश्तगीन कहता है मैं तुम्हारे आपस के हिसाब किताब में मुदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन हमने सलाहुद्दीन के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया है, अब इत्तेहाद को तोड़ने का नहीं बल्कि मजबूत करने का वक्त है। तो गोकबोरू कहता है फिक्र मत करो, हर चीज की तरह इंतकाम का भी एक वक्त है, मैंने कैद खाने में इंतजार करने का तरीका सीखा है, अभी के लिए मेरी वाहिद शर्त इस इत्तेहाद पर सलीबियों का साया ना पड़ना है। यह सुनकर गुमुश्तगीन कहता है यहाँ पर ऐसी वैसी बात करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं कुदस के साथ अमन कायम करने के लिए पुरज़म हूँ। तो गोकबोरू कहता है नाइब आप हैं, जो रास्ता आपको ठीक लगता है उस पर चलें, लेकिन मत भूलना मेरी नजरें तुम पर हैं कायमाज, अगर जाती मफाद या किसी वजह से तुम उनके साथ इस तरह से तावन करते हो जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचे। ये सुनकर गुमुश्तगीन उसकी बात काटते हुए कहता है क्या तुम नई जिंदगी देने वाले मोहसन को धमकी दे रहे हो। तो गोकबोरू कहता है जैसे समझना है वैसे समझो, इंसान को अपने सबसे करीबी लोगों की गद्दारी देखने के बाद किसी को भी ए वल्लाह कहने का दिल नहीं करता। ये कहते साथ ही गोकबोरू वहां से चला जाता है। दूसरी जानब कुदस में विलियम और बालन एक तारीख जंदान में कैद होते हैं। विलियम कहता है मारिया ने हर चीज के बारे में तफसील से सोचा है। यह कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब विलियम की अंगूठी दिखाते हुए मारिया ने कहा था ये अंगूठी लतीफ की लाश के पास से मिली है, ऐसा लगता है कि ये अंगूठी आपसे मंसूब है। तो विलियम ने कहा था सच है कि ये अंगूठी मुझसे मंसूब है, लेकिन वहाँ पर इसकी मौजूदगी कुछ भी ज़ाहिर नहीं करती। तो मारिया ने कहा था सिर्फ इतनी सी बात थोड़ी ना है, मुहाफिजों ने हकीम लतीफ के कमरे से सबसे आखिर में निकलने वाले शख्स आप हो, उन्होंने इसके बारे में गवाही भी दी है, जबकि बाल्डोन भी वहां पर मौजूद था। और फिर इस ख्याल के बाद बालन कहता है हकीम लतीफ मैं उसे बचा नहीं सका। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब उसने चिल्लाते हुए कहा था हकीम लतीफ मेरा दोस्त था। तो मारिया ने कहा था और तुमने विलियम के साथ इत्तेहाद करके अपने ही दोस्त को मार डाला। हाँ। और फिर लाडगाय ने फार्मूला दिखाते हुए कहा था मुस्तकबिल के बादशाह बाल्डोन के लिए खुसूसी दवा का खुफिया फार्मूला। तो बाल्डोन ने कहा था तुमने मुझे मायूस किया बालन, फौजियों इसे गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लो। और फिर इस ख्याल के बाद बालन कहता है, वो मेरे पास सलाहुद्दीन की अमानत था, हम क्या करेंगे? क्या हम इस सलाखों के पीछे बैठकर अपनी इस किस्मत के आगे सर झुकाएंगे जो मारिया ने हमारे लिए तय की है? तो विलियम कहता है, हमें शैतान के शैतानी दिमाग से बचाने वाली वाहिद चीज खुदावंद की रहमत है, हम उससे पनाह लेंगे। और फिर थोड़ी ही देर के बाद सबीला वहां पर आती है और कहती है, मारिया इस हद तक जाएगी, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो विलियम पूछता है, महल की सूरत-ए-हाल क्या है शहजादी? तो सबीला कहती है, आपको कैद खाने में डालने के बाद उजलत में बाल्डोन की तख्त पोशी की तकरीब रखी गई है, मगर जो भी हो जाए बाल्डोन मेरा भाई है, मैं उससे बात करूंगी, वो अपनी गलती से बाज आ जाएगा। तो विलियम कहता है, हम आपकी कोशिश की वजह से आपके मशकूर हैं, लेकिन आप ये जान लें कि आपके सामने अब आपका भाई बाल्डोन नहीं है। मारिया की जानब से जिसके जहन पर कब्जा किया गया है वो बादशाह बाल्डोन है। दूसरी जानब शमसा दवा पीते हुए जमर्द से कहती है, शुक्रिया जमर्द, तुम्हारी दवा हकीकत में मफीद है। इसी लम्हे लैला वहाँ पर आती है। लैला के आते साथ ही जमर्द वहाँ से चली जाती है और फिर शमसा लैला से पूछती है, ये क्या शक्ल बना रखी है लैला? तो लैला कहती है, मुझे जमर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है शमसा आपी, बल्कि माजरत सुल्ताना, उसकी आंखें और हरकातों सकनात मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शमसा उसे पास बिठाकर उसे प्यार करते हुए कहती है, क्या तुम शमसा आपा से हसद करती हो? तो जवाबन लैला कहती है, जब भी मैं आपसे मिलने आती हूँ वो हमेशा आपके साथ होती है और आपको बिल्कुल भी तन्हा नहीं छोड़ती। अब आप मेरे साथ नहीं बल्कि उसके साथ बात करेंगे क्या? तो जवाबन शमसा कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी वाहद और अकेली लैला हो, लेकिन जमर्द भी अच्छी लड़की है और हमारी तरह यतीम भी है, क्या तुम्हारे ख्याल में हमें उसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए? ये सुनकर लैला कहती है, आप हक बजानब है। मैं असफहानी कहते हैं, ये कैसी तकदीर है ए मेरे अल्लाह, इससे पहले कि हम अपने सुल्तान का सोग मना सकें, हम उनकी जानब से हमारे लिए छोड़ी गई अजीम तरीन यादगार महल से भी दूर कर दिए गए। और फिर कारातेगन कहता है, दूरी से क्या मुराद है? कोई दूरी नहीं है। उमर मुल्ला कहते हैं, कारातेगन ठीक कह रहा है, दूरी नहीं है। मैं आखिरी बार इस महल की सैर करना चाहता हूँ जिसके हर कोने में मेरे सुल्तान की महक है और मैं मलक इस्माइल को देखना चाहता हूँ। तो असफहानी कहते हैं, हरगिज नहीं, वो गुमश्तगिन क्या करता है ये वाजे नहीं है। उमर मुल्ला, वैसे भी उसे अदब से कोई हिस्सा नहीं मिला। और फिर वजीर अमाद कहते हैं, अब अगर वो आपको कुछ कहता है। कारातेगन उनकी बात काटते हुए कहता है, क्या करेगा वो? दरवेश चचा, आप अपने रास्ते पे जाएं, मैं आपके पीछे फौरन आ रहा हूँ, फिक्र न करें, मैं बुरी आंखों को अंधा कर दूंगा और बुरे हाथों को तोड़ दूंगा। ये कहते साथ ही वो उमर मुल्ला के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर कुदस के मरकजी कमरे में सब लोग मौजूद होते हैं। दरबान की आवाज के साथ ही सब लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कुदस का नया बादशाह बाल्डोन वहां पर दाखिल होता है और तख्त के सामने पहुंचकर अपने हाथ के इशारे से सबको खड़ा कर देता है। और फिर मारिया सबसे कहती है, कुदस के नए बादशाह बाल्डोन चहारम, अपनी हुक्मरानी में तमाम ईसाई दुनिया में ताकत और इत्तेहाद लाएं। अगले ही लम्हे पादरी बाल्डोन को एक तलवार पेश करता है, मगर बाल्डोन उसे मजबूती से थाम नहीं पाता। ये देखकर मारिया कहती है, हमारे तमाम दुश्मन आपकी तलवार के सामने अपने ही खून में डूब जाएं। और फिर अगले ही लम्हे बाल्डोन तख्त पर बैठ जाता है। मारिया कहती है, कुदस के लिए खुलने वाला नया दौर बहुत सी फतुहात का पैशे खेमा है। इसी लम्हे सबीला वहां पे आती है और गुस्से का इजहार करते हुए कहती है, कोई भी फतह बेगुनाह लोगों पे लगाए गए इल्जामात के जरिए पैशे खेमा नहीं बन सकती। तो मारिया कहती है, शहजादी सबीला, आप कुदस के बादशाह के सामने हैं, बराए मेहरबानी अपने आदाब का ख्याल रखें। और फिर बाल्डोन कहता है, मैं शहजादी सबीला से अकेले में बात करना चाहता हूँ, सब लोग निकल जाएं। तो मारिया कहती है, इज्जत माब याद रखिएगा ताकि आपको बादशाह कबूल किया जाए। आपको सबसे पहले महल में मुखालिफ आवाजों को खत्म करना होगा। ये कहते साथ ही मारिया भी बाकी सब के साथ रवाना हो जाती है। उधर काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और काजी फाजल से कहते हैं, तमाम अराकीन को कौंसल में बुलाएं। और फिर कराकोश से कहते हैं, मुश्किल वक्त हमारे इंतजार में है और हमें तैयार रहना चाहिए। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब दुश्मन हमारी दीवारों पर घोड़ों समेत चढ़ दौड़े। हम जो मंजनिके बनाएंगे वो ज्यादा मौसर और ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए। बोरो ने उन औजारों की बहुत तारीफ की है जिनका आपने खाका बनाया था। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जहानत, फनून की महारत का मुजाहरा करें। तो कराकोश कहता है, अल्लाह ने जो इल्म हमें दिया है उसे अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना बहुत शर्फ की बात है सुल्तान। और फिर वजीर सलाहुद्दीन बोरो से कहते हैं, बोरो, महल में कराकोश के लिए काम की जगह मुख्तस की जाए। अलीसा और माहिस को कराकोश के साथ रहने का पैगाम भेजो, वो इसे हर चीज ला कर दें जिसकी इसे जरूरत है। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ जाते हैं। उधर शमसा खातून फातिमा खातून के साथ बैठी कुरान पाक की तलावत कर रही होती है। इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन वहां पहुंचते हैं। फातिमा खातून कहती हैं, मेरी ताजियत कबूल करें बेटा, हमारे सुल्तान को जन्नत में अल्लाह ताला आला मुकाम अता फरमाए। शाम का रास्ता तवील और उसका बोझ भारी है, थोड़ा आराम करें, मैं आपसे बाद में पूछूंगी कि हालात कैसे हैं। ये कहते साथ ही फातिमा खातून चली जाती हैं और शमसा वजीर सलाहुद्दीन से कहती है, आपके चेहरे पर परेशानी का साया है सलाहुद्दीन। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम्हारी रोशनी हर साए को निगल जाती है। तो शमसा कहती है, सुल्तान के जाने के
बाद मैं जो भी कह लूं आपके लिए तसल्ली बख्श नहीं होगा। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, कोई अलहदगी बाकी नहीं है शमसा, हमारे सुल्तान अपने महबूब से जा मिले हैं और जब भी हम उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं हम रूह के सही मानों में एक साथ हैं। तो शमसा कहती है, आप उस कुदस से जा मिलेंगे जिसका ख्वाब आप और सुल्तान ने बरसों पहले देखा था। इंशाल्लाह। मैं आपको ये ना बता सकी सलाहुद्दीन, एक ख्वाब था जो आपसे मिलने से बहुत पहले मैंने उस ख्वाब को बार बार देखा था। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुमने असल में बताया था लेकिन तुमने मुझे नहीं बल्कि उस गिरजाघर में राहब के भेस में भेजे गए लार्जियम को बताया था और इत्तेफाक से मैं भी वहीं पर मौजूद था। मैंने सुना था लेकिन वो गैर इरादी था। तो शमसा उस लम्हे को याद करते हुए कहती है, कैसे? मेरा मतलब है कि आप सब कुछ जानते हैं, क्या आपने सब कुछ सुन लिया था? तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन हाँ में सर हिलाते हैं। तो शमसा कहती है, तो आपको शुरू से ही मालूम था कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हैरानकुन बात यह है कि मेरा भी यही ख्वाब था। तो शमसा कहती है, सलाहुद्दीन क्या ये कोई मौजज़ा नहीं है? ये कहते साथ ही वो खांसना शुरू कर देती है। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, शमसा क्या तुम ठीक हो? ये कहते साथ ही वो उसे पानी डाल कर देते हैं और बिठा देते हैं। शमसा पानी पीते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक ही होती है। तो उसकी खादमा उससे कहती है, सुल्ताना सच कहूँ तो आप जैसी बासलाहियत फनकार की खिदमत करना मेरे लिए वाकई खुश नसीबी की बात है। तो जवाबन शमसा कहती है, आप जैसे फन में दिलचस्पी रखने वाले तलबा का मौजूद होना दरअसल मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। और फिर लैला खादमा की जानब देखते हुए शमसा खातून के कान में कहती है, आप इसके साथ बहुत शफकत के साथ पेश आती हैं। तो शमसा खातून उससे कहती है, हसद ना करो। इसके साथ ही शमसा आराम करने की गर्ज से वहां से चली जाती है और खादमा यानी कि जमर्द उसके पीछे पीछे जाती है। उधर हम देखते हैं कि एला किले से निकलने के बाद वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ बाकी साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर के बाद गुमुश्तगीन बाकी साथियों के हमरा वहां पर पहुंच जाता है। बोरो को पकड़ते हुए वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। तो बोरो कहता है, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, अल्लाह आपसे राजी हो। तो वजीर सलाहुद्दीन उससे कहते हैं, वापस पहुंचने पर हम बात करेंगे, तुम्हें अपना जिद्दीपन को छोड़ना होगा। और फिर कराकोश से कहते हैं, कराकोश मुबारक हो, अल्लाह हमें हमेशा कैद से बचाए। तो कराकोश कहता है, मैंने उम्मीद खो दी थी लेकिन आप खिजर अलैहिस्सलाम की तरह पहुंच आए, हम आपका हक अदा नहीं कर सकते। तो वजीर सलाहुद्दीन उससे कहते हैं, तुम्हारा हम पर कोई कर्ज नहीं है लेकिन उम्मत तुमसे खिदमत की तवक्को रखती है, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। और फिर बोरो को परेशान देखकर पूछते हैं, बोरो क्या हुआ? हमने मकसद तो हासिल कर लिया है, परेशान क्यों हो? तो जवाबन बोरो कहता है, गोक बोरो वहीं पर रुक गया। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, क्या वो भी किले में था? तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? तो बोरो परेशान होते हुए कहता है, लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, चलो गुमुश्तगीन अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानब कुदस में लतीफ बालन से कहता है, आप जल्द ही कुदस के बादशाह बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने अबाओ जिदाद की तरह गलतियों में पड़े बगैर एक आदल हुक्मरान बनेंगे। तो बालन कहता है, मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। और फिर लतीफ उसे एक कागज देते हुए कहता है, मैंने इस कागज पर शहजादे की अद्वियात तफसील से लिख दी है। और फिर बालन कागज लेकर पढ़ता है जबकि चातलियों का कमांडर ये सारा मंजर देख रहा होता है। और फिर लतीफ कहता है, शहजादे की सेहत की खातर आपको दवा के मवाद की अच्छी तरह हिफाजत करनी होगी। तो बालन कहता है, तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज है, फिक्र ना करो। जबकि चातलियों का कमांडर उन्हें देखने के बाद चला जाता है। शाम में वजीर सलाहुद्दीन काजी फाजिल और उमर मुल्लाह के साथ मौजूद होते हैं। काजी फाजिल कहते हैं, मेरे सुल्तान बदकिस्मती के साथ गुमुश्तगीन का फैलाया गया बहतान हमसे पहले बगदाद पहुंच गया। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, खलीफा हजरत ऐसे शख्स नहीं है जो उनकी बातों पर ध्यान धरेंगे, वो हमें अच्छे से जानते हैं। तो जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, मैंने उन्हें तफसील के साथ मालूमात दी है लेकिन शक उनके दिल में बैठ चुका है। उन्होंने मिस्र में आपकी नई हुकूमत को सराहा है लेकिन वाज़े तौर पर नायब के ओहदे के मौजू तौर पर आपकी हमायत के लिए फरमान लिखना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये सुनकर उमर मुल्लाह और वजीर सलाहुद्दीन बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, फिर रहने दें, जो होगा देखा जाएगा। इसी लम्हे कारतेगन जख्मी बाजू के साथ वहाँ पहुँचता है। वजीर सलाहुद्दीन उससे पूछते हैं, तुम्हारे बाजू को क्या हुआ? तो कारतेगन कहता है, हमने तकरीबन उस आदमी को पकड़ लिया था लेकिन उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हम बहतान लगाने वाले से एतराफ करवाने वाले थे लेकिन हमने उसे खो दिया। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, क्या तुमने उनमें से किसी का चेहरा देखा? तो जवाबन कारतेगन कहता है, नहीं, वो बहुत ज्यादा थे लेकिन ये वाज़ेह है कि ये उसी चमकीले के आदमी थे। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन और बाकी सब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानब कुदस में लतीफ शहजादे के कमरे में आता है मगर वहाँ पर शहजादा मौजूद नहीं होता। इसी दौरान चातलियों जमीन से तलवार घसीटते हुए कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, प्रिंस बाल्डोन ठीक हो गए हैं। तो लतीफ उससे
कहता है तुम क्या चाहते हो, तुम किस चीज के पीछे हो। तो जवाबन चातलियन कहता है मैं बीमार हूँ बीमार, और मैं शिफा की तलाश में हूँ। जबकि बाहर बादशाह के वफादार सिपाहियों की लाशों के अंबार लगे होते हैं और चातलियन का कमांडर उनके बीचों बीच टहल रहा होता है। अंदर लतीफ अपना खंजर निकालता है तो चातलियन कहता है नहीं शिफा देने वाले नहीं, तुम जानते हो कि ये चीजें तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लतीफ उस पर हमला करता है मगर चातलियन उसका बाजू पकड़ता है और जैसे ही हमला करने लगता है तो लतीफ उसे पीछे धकेल देता है। ये देखकर चातलियन हंसते हुए अपनी तलवार फेंक देता है और कहता है आओ आओ। तो लतीफ कहता है तुम इतने लालची हो कि एक मासूम बच्चे की दवाई लेना चाहते हो। तो चातलियन उससे कहता है और तुम इतने मेहरबान हो के तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। लतीफ खंजर के साथ उस पर बहुत ज्यादा हमले करता है मगर चातलियन उसे दबोच लेता है और लतीफ का खंजर ही उसके पेट में घोंप देता है और फिर जोर बढ़ाते हुए कहता है जरूरत से ज्यादा रहमदिली जिंदगी को मुख्तसर कर देती है। ये कहते साथ ही जालिम चातलियन खंजर उसके जिस्म में ठोंक देता है। लतीफ जमीन पर गिरता है और शहादत अंजाम पाता है और फिर चातलियन विलियम की अंगूठी निकाल लेता है और उसे देखते हुए कहता है ओह विलियम विलियम विलियम। ये कहते साथ ही वो विलियम की अंगूठी लतीफ के साथ रख देता है और फिर अपनी तलवार उठाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी जानब मारिया बाल्डोन को लेकर आगे बढ़ रही होती है। बाल्डोन उससे कहता है मुझे बाहर घूमना बहुत याद आता है। तो मारिया उससे कहती है कभी कभी हमें बहादुर फैसले करने पड़ते हैं। अगर हम इसे तुम्हारे हकीम या शहजादी सबीला पर छोड़ देते तो तुम अभी बिस्तर पर लेटे ही होते। मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी, अगर तुम्हें याद हो तो, उस बच्चे बादशाह की कहानी जिस पर किसी को एतबार नहीं था। तो बाल्डोन कहता है बिल्कुल, लेकिन आपने अभी तक मुझे अंजाम के बारे में नहीं बताया। तो मारिया कहती है उसने फैसला किया, उस फैसले के नतीजे में वो एक बड़ा बादशाह बन गया। तमाम दुश्मन उसके सामने एक एक करके झुक गए। तुम्हें भी फैसला करना होगा बाल्डोन, क्या तुम अपने बिस्तर पर वापस जाकर सुरमाओं की कहानियां सुनकर सोते रहोगे या फिर इस कहानी की तरह एक अजीम बादशाह बनोगे। ये सुनते साथ ही बाल्डोन सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानब शाम में कायमाज गुमुश्तगीन से पूछता है एला में क्या आपको वो चीज मिल गई जो आप ढूंढ रहे थे गुमुश्तगीन। तो जवाबन गुमुश्तगीन कहता है फिक्र न करो अमीर कायमाज, मैं उसे इस दिन के लिए बरसों से तैयार कर रहा हूँ। हम अब राय दही के लिए मेज पर एक अजाफी नशिस्त शामिल करेंगे। ये सुनकर अमीर कायमाज कहता है तुम्हारे फितने से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ गुमुश्तगीन। इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन और बाकी साहब वहाँ पर आ जाते हैं और असफहानी उनके बीच आ खड़े होते हैं। दूसरी जानब कुदस में बालन और सबीला से विलियम कहता है एबलन के कौंत बालन और कुदस के बादशाह की बेटी शहजादी सबीला, आप अनकरीब अपनी जिंदगी को मियाँ बीवी के बंधन में बांधेंगे। ये शादी न सिर्फ आपकी जिंदगियों को जगजा करेगी बल्कि साथ ही ये कुदस के नए बादशाह का ताइन भी करेगी। लाडगाए चातलियन और बाकी साहब भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और फिर विलियम मजीद कहता है बादशाह इमारले का ताज आपकी बादशाही का ऐलान करेगा। इसी लम्हे मारिया के साथ वहाँ आने वाला बाल्डोन कहता है जल्दी मत करो विलियम, मैं बादशाह इमारले का बेटा शहजादा बाल्डोन हूँ। मैं सबके सामने ऐलान करता हूँ कि मैं तख्त पर अपना हक नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते साथ ही सबीला बालन और विलियम चौंक जाते हैं। और फिर मारिया कहती है आपके खूबसूरत दिन पर इस तरह खलल डालने पर हमें बहुत ज्यादा अफसोस है, लेकिन एक और मसला भी है। कौंत बालन और विलियम को अपने मुस्तकिल बादशाह बाल्डोन की हकीम को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनते साथ विलियम सबीला और बालन की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। इधर शाम में जब दीवान लगा होता है सब अमीर आए हुए होते हैं। तो असफहानी कहता है आज इस दीवान में जो फैसला होगा ये रियासत की बका के लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि तख्त के नायब का चुनाव हो जाने के बाद ये फैसला नहीं बदलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या कोई ऐसा है जो अपना फैसला बदलना चाहता हो? मगर कोई भी अपना फैसला नहीं बदलता, 4-4 वोट बराबर ही होते हैं। ये सब देखकर असफहानी कहते हैं नतीजा पहले की तरह ही है। और ऐसी सूरत में तो गुमुश्तगीन एकदम से कहता है वजीर हजरत ये पहले की तरह नहीं है, एक वोट लापता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेज पर एक और नशिस्त शामिल करें। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं ये क्या है? जंगी रियासतों की सरहद के अंदर हर वो शख्स जिसे वोट डालने का हक है वो यहाँ पर मौजूद है, तो फिर आपका मतलब कौन है? तो गुमुश्तगीन कहता है वो खुद ही आपको बता देगा, हुक्म और फैसला उसी के हाथ में है। और फिर इसके बाद नशिस्त और इंतखाबी निशानात वहाँ पर रख दिए जाते हैं। सब लोग बेचैन होते हैं कि आने वाला शख्स है तो है कौन। दूसरी जानब शाम में शमसा अपने हार पर हाथ रखते हुए उस लम्हे को याद करती है जब वजीर सलाहुद्दीन ने उसे ये हार पहनाया था। इस ख्याल के बाद शमसा बहुत ज्यादा खुश होती है। इसी लम्हे जमुर्द वहाँ पर कुछ दवा लेकर आती है और कहती है मैंने आपकी बीमारी के लिए जड़ी बूटियों के मरकब से दवा तैयार की है। शमसा खातून शिफा अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन फिर भी हमें जरूरी एहतियात करनी चाहिए। तो शमसा उससे कहती है तुम्हारा इस कदर अच्छी सोच के लिए शुक्रिया, तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। तुमने मरकब में क्या डाला है, मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूँ? तो जमुर्द कहती है मेरी दादी जड़ी बूटियों की माहिर थी,
थी। अल्लाह उन पर रहमत नाज़िल फरमाए। उन्होंने मुझे तमाम जड़ी बूटियों के बारे में सिखाया था। मैंने उनसे जहर और तरियाक सीखा। ये कहते साथ ही वो शमसा को दवा दे देती है और शमसा दवा पी लेती है, जबकि जमर्द खुश होते हुए उसे देख रही होती है। इधर हम देखते हैं कि दीवान के अंदर कोई और नहीं बल्कि गोकबोरू ही दाखिल होता है, जिसे देखते ही बोरो की आंखें खुली की खुली रह जाती है, जबकि वजीर सलाहुद्दीन भी उसे गौर से देख रहे होते हैं। और फिर गोकबोरू कहता है, मैं अरबेल साहब अली कोचक का वारिस मुजफ्फरुद्दीन गोकबोरू हूँ, जिसे मुर्दा समझा गया, जिसके हकूक छीन लिए गए और जिसकी जिंदगी गद्दारियों और साजिशों से बर्बाद हो गई। वो गोकबोरू हूँ। वो मोहलत देता है लेकिन गफलत नहीं बरतता। यही उस अल्लाह की हिकमत है। वक्त बदल गया है। जिसके लिए मैंने खून बहाया और जिसने मुझे भुला दिया, उस रियासत की तकदीर अब मेरी मुट्ठी में है। अब फैसला मजलूमों के लिए है। ये कहते साथ ही वो नशिस्त पर जाकर बैठ जाता है और अंगूठी को एक साइड पर करते हुए तस्बीह को उठा लेता है। बाजी पलट जाती है और गमुश्तगीन बहुत ज्यादा खुश होता है। ये सारा मंजर देखकर बोरो गुस्से के साथ जब गोकबोरू की जान में बढ़ने लगता है, मगर काजी फाजिल उसे रोक लेते हैं। उमर मुल्लाह अस्फहानी, वजीर अमाद और बाकी सब के सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी अस्फहानी कहते हैं, अरबेल के वारिस को हमारे दीवान में राय दही का हक हासिल है। इसके वोट से सादुद्दीन गमुश्तगीन सुल्तान सालेह इस्माइल के तख्त के नाइब मुकर्रर किए जाते हैं। यानी कि नाज़रीन, जब तक के शहजादा इस्माइल बड़ा नहीं हो जाता, गमुश्तगीन ही सुल्तान होंगे। हुक्म उसी का होगा, फैसला उसी का होगा। सुल्तान की वसीयत में खयानत करने वाला गमुश्तगीन यानी नाइब यहाँ पे सलाहुद्दीन अयूबी होते और साथ में यारोकी का कातिल गमुश्तगीन नाइब मुकर्रर हो गया है। और फिर अस्फहानी मजीद कहते हैं, अल्लाह इन्हें हमारी रियासत और पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैर का वसीला बनाए। नाइब बनते साथ ही गमुश्तगीन बोल पड़ता है, हर कोई सुन ले और जान ले कि तख्त के नाइब और सुल्तान सालेह इस्माइल के नाम से मेरा ये पहला फैसला है। पहला फैसला रियासत की सलामती और क़यादत की तकसीम को खत्म करने के लिए जंगियों के मलक पर लालच की नजर रखने वाले सलाहुद्दीन अयूबी के लिए शाम के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन बहुत ज्यादा गुस्से के साथ गमुश्तगीन की जानब देखने लग जाते हैं। गमुश्तगीन मजीद कहता है, फैसले पे अमल फौरी किया जाए। कहकर इस्तेमाल किया कि वो बादशाह बनने के लायक नहीं है। ये कहते साथ ही सबीला उनके साथ बैठ जाती है। उधर बाल्डोन मारिया से पूछता है, बच्चे ने क्या किया? तो मारिया कहती है, उसे क्या करने की जरूरत है, अपने बाबा की मेरास के लिए और तख्त के लिए उसने लड़ने को तरजीह दी। ये सुनते साथ ही बाल्डोन सोच में पड़ जाता है। एला किले में वजीर सलाहुद्दीन मैला से कहते हैं, बोरो को मेरे खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश न करो। याद करो कि जब कुदस की फौजें मेरे दरवाजे पर आई थीं, मैंने तुम्हें उनके हवाले नहीं किया। ये सुनकर मैला खड़े होकर कहती है, काश तुम ऐसा करते। तुमने शमसा के सामने जो मेरी बेइज्जती की थी, ये उससे कहीं बदतर थी। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैंने तुम्हारी तौहीन नहीं की। तो मैला कहती है, तुमने मेरी बहुत तौहीन की है। मैंने अपने अंदर एक तूफान महसूस किया जिसने मेरे तमाम जज्बात का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। मैं तुम्हारे कैदियों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। और फिर तख्त पर बैठते हुए मजीद कहती है, अगर तुम वाकई उन्हें लेना चाहते हो तो अपनी फौज जमा करो और मेरा सामना करो। बाहर गमुश्तगीन वजीर सलाहुद्दीन के साथियों के साथ खुफिया रास्तों तक पहुंच जाता है और दो बाज़ंतीनी सिपाहियों को आता हुआ देखकर वो दोनों एकदम छुप जाते हैं, मगर उनके करीब पहुंचते साथ ही उन्हें काट डालते हैं। अंदर सहन में बोरो जंगजू पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है। उनके दरमियान जबरदस्त मुकाबला हो रहा होता है। हमलावर बोरो को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाता है। ये सब देखते हुए कमांडर कहता है, बोरो इतना अच्छा जंगजू नहीं है जितना मैंने सुना था। तो साहिरा कहती है, कमांडर देखें। बोरो फुर्ती के साथ कई बार कुल्हाड़े के नीचे से निकल जाता है। अंदर वजीर सलाहुद्दीन मैला से कहते हैं, तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारी पेशकश ठुकरा दी, क्या ऐसा है? तो मैला कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुली, मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ और कहाँ खड़ी हूँ। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इंसान अपने ही दावा से हार जाता है और तुम मोहब्बत का दावा कर रही थी। आशिक वफा करने वाला शख्स होता है, लेकिन तुम नफरत की भीड़ चढ़ गई हो। यह सुनकर साथ ही मैला गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, कैरक और एला किला तुम्हारा हो सकता था, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी तरफ देखो सलाहुद्दीन, मेरी हालत देखो, गौर से देखो, क्योंकि ये तुम्हारा काम है। जिस इश्क ने मेरे अंदर जलकर मुझे जलाया वो खुदा का मौजज़ा था, लेकिन अब इस आग से जो कुछ बचा है वो राख, बुग़्ज़ और गुस्सा और नफरत है। ये तुम्हारा असर है। इधर राहदारियों में से गमुश्तगीन वजीर सलाहुद्दीन के साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ पर लाशें पड़ी देखकर अदरीस कहता है, ऐसा लगता है कि चीजें यहाँ पर पेचीदा हो गई हैं। तो एथरस कहते हैं, लगता है बोरो साहब यहाँ से निकल गए हैं। और फिर बुज़ुर्ग पूछता है, हम वो मकाम कैसे तलाश करेंगे? इसी लम्हे बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ पहुंचकर उन पर हल्ला बोल देते हैं और वो उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। दूसरे जंदान में अली और तुराब कैद होते हैं। एक मुहाफिज वहाँ आता है तो अली उसे
दबोच लेता है। तुराब उसके कपड़ों से चाबी निकालता है और अली उसे मार डालता है और फिर वो दोनों जंदान खोलकर बाहर आते हैं और तुराब तलवार उठा लेता है और फिर वो दोनों एक तरफ निकल पड़ते हैं। इधर सहन में जंगजू उल्टा नेजा बोरो को दे मारता है और फिर उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर बाजुद्दीन सिपाही नारे बुलंद करते हैं, मार डालो इसे, मार डालो, मार डालो, मार डालो। बोरो को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर साहिरा बहुत परेशान हो जाती है, जबकि बोरो को देखते हुए कराकोश कहता है, बराए मेहरबानी उठो बोरो, हिम्मत न हारना, उठो। जबकि बोरो बहुत ज्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहा होता है और जंगजू चीखते चिल्लाते अपनी फतह का ऐलान करता है, जबकि कराकोश चिल्ला रहा होता है, उठो बोरो उठो। वो जंगजू जैसे ही बोरो को मारने लगता है, बोरो उसका कुल्हाड़ा पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर से जमीन पर पटक देता है, मगर वो जंगजू फिर से उठता है और कुल्हाड़ा उठा लेता है। बोरो भी उसके हमले से बचते हुए तलवार उठा लेता है। जंगजू फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो बोरो इस बार उसे काट डालता है। दो तलवारें लगने की वजह से वो जंगजू घुटनों के बाल गिर जाता है। ये देखकर कराकोश खुश होते हुए कहता है, शाबाश पागल भेड़िए शाबाश। साहिरा भी खुश होते हुए कमांडर से कहती है, कमांडर मैंने तुमसे कहा था। और फिर बोरो जंगजू के गले पर तलवार रखते हुए कहता है, दूसरे को भेजो। ये कहते साथ ही उसका गला काट कर उसे मौत के घाट उतार देता है और फिर जवाब ना मिलने पर बोरो चिल्लाते हुए कहता है, चलो भेजो उसे। तो साहिरा खड़े होकर कहती है, ये जंगजू दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी शोहरत इस्लाम की फौजियों से लेकर सलेबी फौजियों तक फैली हुई है। उसने यमन से फरांक सरजमीनों पर हमला किया। वो एक दलेर फातेह है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो जंगजू एक नोकदार आले को घसीटते हुए वहां पे आता है। उसे वहां देखकर बोरो और कराकोश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कराकोश का साथी गोकबोरो ही होता है, जो कि शदीद गुस्से के साथ बोरो की जानब देख रहा होता है। और फिर बोरो खुश होते हुए उसे पुकारता है, गोकबोरो तुम जिंदा हो। जबकि कराकोश भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मगर गोकबोरो गुस्से और नफरत के साथ उन्हें देख रहा होता है। और फिर साहिरा बुलंद आवाज से कहती है, ये रहा तुम्हारा दुश्मन फातेह गोकबोरो, आसमानी भेड़िया बामुकाबला पागल भेड़िया। ये सुनकर बोरो को एक जोरदार धचका लगता है और वो उसे देखता ही चला जाता है। इधर राहदारी में तमाम काफरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी लम्हे अली और तुराब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऐथरस उनसे पूछते हैं, तुम्हारे चचा कहाँ हैं? तुराब कहता है, हम नहीं जानते, उन्होंने हमें मुख्तलिफ जगह पर रखा था। और फिर एक जख्मी सिपाही को दबोचते हुए गुमश्तगीन पूछता है, नया कैदी कहाँ है? तो वो सिपाही कहता है, अखाड़े में। तो गुमश्तगीन पूछता है, वो उखाड़े में क्या कर रहा है? मगर इसके साथ ही सिपाही की सांसें थम जाती हैं। और फिर ऐथरस कहते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी, चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं। इधर सहन में बोरो गोकबोरो से पूछता है, तुम हमें अजनबियों की तरह क्यों देख रहे हो गोकबोरो? और फिर कराकोश कहता है, क्या हम इतने बदल गए हैं? देखो हमारा जान से प्यारा भाई गोकबोरो हमें बचाने आया है। और फिर बोरो साहिरा की जानब देखते हुए कहता है, तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती की है साहिरा। तुम जिस आदमी को मेरे मुखालिफ लाई हो वो मेरी जान से प्यारा मेरा भाई है। तो साहिरा कहती है, तुम इसके बारे में इतना यकीन न करो। और फिर बोरो पलटता है तो गोकबोरो उस पर हमला कर देता है। ये देखकर बोरो चौंक जाता है। और फिर गोकबोरो कहता है, भाईचारा कुर्तबा में मर गया, अब तुम्हारी बारी है। तो बोरो उससे कहता है, तुम क्या कह रहे हो गोकबोरो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। देखो दुश्मन हमें अतराफ में घिरे हुए हैं, आओ मिलकर लड़ते हैं और इस कैद को खत्म कर डालते हैं। तो गोकबोरो गुस्से से कहता है, मैंने एक बार ये गलती की थी और उसकी कीमत चुकाने के लिए अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए। अब अपने खोए हुए सालों का हिसाब करने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही वो फिर से बोरो पर हमलावर हो जाता है। बोरो इस बार उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है और कहता है, अल्लाह के वास्ते गोकबोरो, क्या तुम अपनी अकल खो चुके हो? तुम मुझ पर हमला कैसे कर सकते हो? तो गोकबोरो उससे कहता है, जैसे तुमने मेरे साथ किया। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे बताया कि गार में माले गनीमत है और तुमने मेरे खिलाफ जाल बिछाया। मैंने वहाँ पर अपने तमाम सिपाहियों को खो दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं उन्हें हर रात अपने ख्वाबों में देखता हूँ। ये कहते साथ ही वो फिर से बोरो पर हमलावर हो जाता है। तो कराकोश पूछता है, बोरो क्या ये सच है? तो बोरो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या मैंने तुम्हारे लिए अपना मददगार नहीं भेजा था? तो गोकबोरो गुस्से से कहता है, इनकार न करो, तुम मुझे भाईचारा की कहानियां सुना रहे हो, जबकि तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे। तुम अपने मकसद तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारा दौर खत्म हो गया है। हमारे दरमियान सारा हिसाब किताब यहीं पर तय होगा। यह कहते साथ ही वो फिर से हमला कर देता है। कुछ हमलों से तो वो बचता है, मगर आखिरकार गोकबोरो हथनी बोरो के पेट में दे मारता है और हथियार के जरिए उसकी तलवार दूर गिरा देता है। यह देखकर कराकोश चिल्लाते हुए कहता है, गोकबोरो ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। इसी लम्हे गुमश्तगीन अब वजीर सलाहुद्दीन के साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उन्हें देखते साथ ही आसफ, कमांडर और साहिरा खड़े हो जाते हैं। कमांडर चिल्लाते हुए कहता है, हमला करो, हमला। ये सुनकर साथ ही वजीर सलाहुद्दीन के साथी और गुमश्तगीन बाजुद्दीन सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और उन्हें काटते ही चले जाते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद ऐथरस इब्राहिम और एदरीस से कहते हैं, चलो यहाँ धुआं छोड़ो, जल्दी करो। ये सुनकर साथ ही वो आग लगाकर बाजुद्दीनियों पर धुआं छोड़ देते हैं। और फिर अंदर मैला वजीर सलाहुद्दीन से कहती है, मैं तुम्हें कैदी तो नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए सलाहुद्दीन। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, फैसला तुम्हारा है, हमारे दरमियान का
माजी अब खत्म हो चुका है। जब मैं अपनी फौज के साथ कैरक किले पहुंचूंगा, मुझसे रहम की उम्मीद हरगिज मत करना। इसी लम्हे एक सिपाही भागता भागता आता है और मैला से कहता है, कौंत, किले में अफरा तफरी मच गई है, हम पर हमला हुआ है। ये सुनते साथ ही मैला गुस्से के साथ वजीर सलाहुद्दीन की जानब देखने लग जाती है। तो वजीर सलाहुद्दीन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं जो चाहूंगा जल्द या बदेर ले लूंगा। और फिर मैला के कहने पर सिपाही वजीर सलाहुद्दीन पर हमला करने ही लगता है कि वजीर सलाहुद्दीन पल भर में उसे जहन्नम वासिल कर देते हैं और फिर कहते हैं, आइंदा कभी मेरे सामने मत आना मैला, कभी भी नहीं। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन फातिहाना अंदाज में वहां से रवाना हो जाते हैं और मैला की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। बाहर बोरो काफरों को काट रहा होता है। एथरस, गुमुश्तगीन और दीगर तलवारें तेजी के साथ चला रहे होते हैं। काफिर कटते मरते चले जाते हैं। अली और तुराब भी अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। कराकोश भी काफरों को काटता ही चला जाता है, मगर गोकबोरू एक जानब खड़ा होता है और फिर एथरस बाजंतीनियों को काटते हुए कहते हैं, बोरो साहब कराकोश को लेकर चलें। और फिर गुमुश्तगीन भी कहता है, चलो चलें, मगर बोरो पूछता है, गोकबोरू कहाँ है? मैं उसके बगैर नहीं जा सकता। एथरस कहते हैं, अभी उसे छोड़ें बोरो साहब, उसका जहन वाजे तौर पर होशो हवास में नहीं है, हमें अभी जाना होगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं। उधर साहिरा मैला के पास जाती है और उससे कहती है, सलाहुद्दीन के आदमी किले के अंदर है, हमें अभी निकल जाना चाहिए। तो जवाबन मैला कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं सलाहुद्दीन को इस किले से बाहर नहीं जाने दे सकती। तो साहिरा कहती है, वो लड़ रहे हैं कौंत, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। तो मैला उसे रोकते हुए पूछती है, क्या तुमने वही किया जो मैंने तुमसे शमसा के बारे में करने को कहा था? तो साहिरा कहती है, बिल्कुल, आपने जिस लड़की को भेजा था वो शमसा की खादमा बन गई है। तो मैला कहती है, बहुत खूब, उससे खबर करो कि जल्दी करे। पहले वो अपनी आवाज जिसकी वजह से वो सबको अपनी तरफ माइल करती है, उसके बाद अपनी जान भी खो देगी। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों निकल पड़ते हैं करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।